यहां तक क्लैरिटी होगी आपको। नाउ द नेक्स्ट इज जो हमारा भी बचा हुआ है, दैट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन। जब हम किसी फेलियर प्लेन की बात करते हैं तो मैंने बोला था कि देयर इज अ क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन दैट इज नोन एज अ थीटा सी। जब हम थीटा सी की बात करें तो ये क्या है, ये एक एंगल है किसका, ये एंगल किसका है, ये फेलियर प्लेन का एंगल है। कहां से लिया हुआ है, नॉर्मल से लिया हुआ है। तो थीटा सी जो है यहां पे क्या हो गया, इट इज बीइंग नोन एज अ थीटा सी को अगर जो मैं लिखूं तो ये क्या है, इट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। क्लियर हो गया, थीटा सी क्या है, इट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन। तो अगर जो मुझे उसे और इलाबोरेट करके बताना है तो मैं यहीं पे बता देता हूं कि थीटा सी क्या है ना। यहां तक तो कोई भी हमको ऑब्सिक्यूटी नहीं है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अगर हम बढ़ते हैं तो थीटा सी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन की, जब हम बात कर रहे हैं फेलियर प्लेन की, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हमने कहा उसे हम थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा सी जनरली है क्या, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इट इज द एंगल मेड बाय द फेलियर प्लेन। अच्छा, फेलियर प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया, फेलियर प्लेन भी लिख दूं यहां पे कि जब हम फेलियर प्लेन की बात कर रहे हैं तो फेलियर प्लेन क्या हो गया, फेलियर प्लेन जनरली क्या हो गया, द शेयर फेलियर। समझा तो मैंने दिया था, अब मैं लिख भी देता हूं यहां पे, जो शेयर फेलियर है will occur on the plane in which resultant यानी थीटा आर, ठीक है ना, सॉरी सिग्मा आर is most inclined with the normal of that plane, such a plane is being known as such a plane is called as a, मैंने आपको पहले भी इसका नाम बताया था कि हम इसे क्रिटिकल प्लेन भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसे हम फेलियर प्लेन भी बोलते हैं। तो अब अगर जो फेलियर प्लेन की आपको डेफिनेशन लिखने को आएगी तो क्या लिखोगे कि इट इज द मोस्ट इंक्लाइंड प्लेन, है ना, इट इज द, क्या लिखोगे, जो शेयर फेलियर है वो अकर होगा किसी एक प्लेन पे जहां पे रिजल्टेंट जो है वो मोस्टली इंक्लाइंड है विद द नॉर्मल के लिए ऑफ दैट प्लेन, सच एज प्लेन इज नोन एज अ क्रिटिकल प्लेन और फेलियर प्लेन। मैंने आपको चीजें बता रखी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, कोई भी हमारा जो शेयर फेलियर हो रहा है किसी भी प्लेन पे, अगर हमारा शेयर फेलियर हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंक्लाइन प्लेन है, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे जो भी शेयर फेलियर हो रहा होगा, यहाँ पे जो भी हमारा थीटा आर होगा वो सबसे ज्यादा जो इंक्लाइन होगा टू इंक्लाइन होगा किसकी तरफ को, हमारी टाउ की तरफ को ज्यादा इंक्लाइन होगा। अगर जो यहाँ पे डेफिनेशन में देखें तो ये लिख रहा है कि बहुत ज्यादा इंक्लाइन होगा नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन से, जितना ज्यादा वो इंक्लाइन होगा उसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इट इज बीइंग नोन एज अ क्रिटिकल प्लेन या फिर उसको फेलियर प्लेन बोला जाता है। जनरली किसकी बात की जा रही है, ये वाले प्लेन की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने आपको बताई है। नाउ कमिंग टू द थीटा सी, थीटा सी जनरली क्या है, वो इस प्लेन के बारे में बात नहीं की है, वो किसके बारे में बात की है, वो फेलियर प्लेन की बात कर रहा है। जब हम बात करेगा कि फेलियर प्लेन जब एंगल बनाता है किसके साथ एंगल बनाता है, बताओ। यहां पे मैं कौन सा प्रिंसिपल प्लेन लिखूं, प्रिंसिपल प्लेन, कौन सा प्लेन लिखूं यहां पे, फिर आप बोलोगे सर यहां पे आप माइनर लिखो। जिन्होंने भी माइनर बोला है वो गलत है, बिकॉज यहां पे मेजर आएगा। अगर जो नहीं पता लग रहा है तो दोबारा से एक बार देखो, यहां पे क्या आएगा था, मेजर ही यहां पे था इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये थीटा सी इज द एंगल मेड बाय द फेलियर प्लेन विद द नॉर्मल, ये जो हमारा नॉर्मल है विद द नॉर्मल और ये विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। विद द नॉर्मल तो कोई सा भी हो गया, लेकिन विद द मेजर प्लेन के साथ जब भी वो बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द थीटा सी। क्लियर हो गया थीटा सी के बारे में। हम और भी डिटेल में इसका वैल्यू ढूंढेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी थीटा सी की, तो वो हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे जब हम मोहर सर्कल का एनालिसिस करेंगे ना। किसके लिए करेंगे, जब हम फर्स्ट स्टैंड के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे हमें थीटा सी की वैल्यू पता लग जाएगी कि जनरली थीटा सी कहां पे लाई करता है। एज जनरल मैंने आपको बताया कि वो कहां पे लाई करता है कि 45 प्लस 5/2 पे वो क्या करता है, लाई करता है। लेकिन इसका भी जो हमारे को रिजल्ट है वो भी निकालना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर द इंजीनियर। और आप बोलोगे सर ऐसी उड़ती उड़ती बातें थोड़ा ना हम मान लेंगे, हमें तो प्रूफ दो, तो प्रूफ के साथ हम करेंगे। तो प्रूफ के लिए अगर जो हमें करना ही है तो सबसे पहली बात ना, मैं आपको मोहर सर्कल ऑफ सैंड तो पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो कि आपको जानने इंपॉर्टेंट है। अगर जब मैं सैंड की बात करूं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंड, तो बताओ मुझे सैंड में क्या क्या एब्सेंट होता है।
क्या क्या एब्सेंट होता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता, देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब हम सैंड की बात करते हैं तो क्या सैंड में जो शेयर स्ट्रेंथ हो रही है, जो शेयर स्ट्रेंथ सैंड में आ रही है, क्या वो किसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण आ रही है, पहला पॉइंट। तो क्या वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण आ रही है कि भाई जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, क्या उसकी वजह से आ रही है? क्या वो इंटरलॉकिंग की वजह से आ रही है? क्या वो फ्रिक्शन की वजह से आ रही है? बताओ किसकी वजह से आ रही है। और जब मैं क्ले की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द क्ले, जब मैं क्ले की बात करता हूं तो बताओ मुझे क्ले में क्या एब्सेंट है। चलो क्ले के बारे में नहीं भी पता होगा तो एक चीज तो आप जानते हो कि क्ले में क्या होता है जनरली, शेयर स्ट्रेंथ किसके कारण आती है? शेयर स्ट्रेंथ किसके कारण आती है? क्या वो इंटरलॉकिंग के कारण आती है? आपको अभी ये बेसिस नहीं पता है कि इंटरलॉकिंग के कारण आती है कि नहीं, क्या वो फ्रिक्शन के कारण आती है, पर जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको पता लग जाएगा ये चीज, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, 1 2, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आती है? अट्रैक्शन, द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण आती है। बताओ किसके किसके कारण आती है, क्या क्या यहां पे टिक कर लूं। क्या शेयर स्ट्रेंथ जो सैंड में है वो अट्रैक्शन के कारण आती है? तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि सी जो है उस पॉइंट पे क्या होता है, बराबर होता है 0 के, ये मैंने बहुत बार बताया। इंटरलॉकिंग के कारण आती है, यस डेफिनेटली इंटरलॉकिंग के कारण आती है। देन सैंड में अगर देखा जाए, अगर जब फ्रिक्शन की बात की जाए तो बताओ मुझे फ्रिक्शन होती है, डेफिनेटली जैसे नॉर्मल लगता है ऊपर से तो फ्रिक्शन डेवलप होती है, तो फ्रिक्शन के कारण भी आती है, तो ये चीजें तो हमें पता है। लेकिन जब मैं क्ले की बात करता हूं ना, हम एक चीज जानते हैं किसकी वजह से आ रही है, अट्रैक्शन के कारण तो आ ही रही है ना, अट्रैक्शन के कारण आ रही है। क्या इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन के कारण भी आती है? ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि अभी तक मैंने ये चीज नहीं बताई है। अगर ये नहीं बताई है तो अब यहाँ पे हम देखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों है। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं या फिर इंटरलॉकिंग की बात करें तो जनरली जो फ्रिक्शन है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज तो मैंने आपको बताई है पहले भी कि फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फाई बेसिकली है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द फाई? इट इज द एंगल ऑफ अ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ अ इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ अ इंटरनल फ्रिक्शन। सर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये क्या होता है सर? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जब मैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं यानी फाई की जब मैं बात कर रहा हूं तो फाई जनरली क्या है, ये एक तरह का क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस। किसके कारण आ रहा है ये रेजिस्टेंस? ड्यू टू द इंटरलॉकिंग, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग के कारण, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग के कारण आ रहा है हमारे पास फ्रिक्शन। इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन आ रहा है, और किसकी वजह से आ रहा है? हमारा रफनेस की वजह से जो है हमारा फ्रिक्शन आ रहा है, रफनेस के कारण हमारा फ्रिक्शन आ रहा है। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि सरफेस फ्रिक्शन, सरफेस फ्रिक्शन के कारण जो है रेजिस्टेंस आ रही है। फाई क्या है? फाई एक तरह की रेजिस्टेंस है जो इंटरलॉकिंग के कारण आती है और रफनेस यानी सरफेस फ्रिक्शन के कारण जो है वहां पे देखने को मिलती है। तो फाई क्या हो गया? जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि सैंड में फाई की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे सर फाई की वैल्यू सैंड में ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। अब आप पूछोगे कि सर ये ज्यादा कैसे होती है? ज्यादा ये इसलिए होती है बिकॉज जो हमारे पार्टिकल्स है सैंड में वो क्या है, क्या वो छोटे छोटे पार्टिकल है या फिर वो बड़े बड़े पार्टिकल है? सो आप बोलोगे सर जो सैंड में पार्टिकल है वो तो बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े पार्टिकल है तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स आर कोर्सर, है ना, पार्टिकल क्या है, कोर्सर है। और ये जो पार्टिकल है क्या वो बिल्कुल ऐसे स्फीयर में होते हैं, ऐसे बिल्कुल साफ स्मूथ सरफेस होती है? डेफिनेटली नॉट। जो उसका सरफेस होता है वो थोड़ा इरेगुलर होता है, हमें नहीं पता उसका सरफेस क्या होता है, पर सिंपलिसिटी के लिए हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता लग जाए। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, इट इज अ रफ सरफेस। तो ये सरफेस स्मूथ नहीं होके क्या है ये, इट इज द रफ सरफेस, इट इज द रफ सरफेस। और इस इरेगुलर शेप के कारण और भी तो इरेगुलर शेप होंगी। अब इन सब इरेगुलर शेप के कारण क्या हो रही है, एक इंटरलॉकिंग सी हमको देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? एक इंटरलॉकिंग सी हमको देखने को मिल रही है। सो आई कैन से इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग। क्लियर हो गया? तो सैंड में फाई का ज्यादा होने की वजह क्या क्या है कि देखो रेजिस्टेंस मिल रही है यानी रुकावटें मिल रही है। क्यों? जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा कोर्सर है, बड़ा है पार्टिकल। पार्टिकल अगर जो बड़ा है और हमारा पार्टिकल रफ है और साथ में रफनेस के साथ साथ वो इंटरलॉकिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो रफनेस के कारण यहां पे हमारे को क्या देखने को मिल रही है, इंटरलॉकिंग देखने को मिल रही है। पार्टिकल कोर्सर है तो हमारा जो फाई है यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है ना, समझ में आया आपको ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने यहां पे बताए? थ्योरेटिकली समझ में आ गया जो भी मैंने यहां पे बताया आपको। नाउ अगर जो इसको मैं ड्रॉ करने के बाद दिखाऊं कि फाई जनरली है क्या, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि मैंने पहले एंगल ऑफ ऑब्लिगेटी को क्यों बोला था कि इट इज द फाई जनरली, इट इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, क्यों बोला था मैंने उसको जनरली? जब मैं किसी एक सॉइल सॉलिड के पार्टिकल को देखता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल सॉलिड पार्टिकल, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम ये एक सॉइल सॉलिड का पार्टिकल है और एक और इसके जैसा ही एक और पार्टिकल है, इसके जैसा ही एक और पार्टिकल है।
सो लेट अस कंसीडर कि ये दो हमारे सॉइल सॉलिड है और यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंटरनल, जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है वो हम देखना चाहते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो लेट अस कंसीडर कि भाई एक हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस लगेगी, ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स लगेगी, उसको मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ, और एक जो है हमारी क्या लगेगी, शेयर लगेगी, ठीक है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में हम शेयर की बात कर रहे हैं। नाउ अब देखते हैं कि फाई बेसिकली क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है ड्यू टू द इंटरलॉकिंग और रफनेस, सैंड फाई ज्यादा, ये तो ठीक है। जो फाई है बेसिकली वो क्या है, वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। तो हम उसको कहां से देखते हैं, हम उसको देखते हैं हमेशा नॉर्मल से, ठीक है ना, ये तो राइट हो गया। हम कहां से देखते हैं, नॉर्मल से। लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, हमारी नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। इस नॉर्मल फोर्स का काम क्या है, ये फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल को एक दूसरे में दबा के रखने का काम कौन कर रही है, हमारी नॉर्मल फोर्स कर रही है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स काम क्या कर रही है, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन दोनों को जो स्लाइडिंग यानी इन दोनों को जुदा करने की कोशिश कौन कर रहा है, हम जानते हैं कि वो शेयर है जो दो पार्टिकल को अलग करने की कोशिश करना है, यानी सॉइल को फेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा शेयर हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारी स्लाइडिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स रहेगी, है ना, एक रिजल्टेंट फोर्स रहेगी। लेट अस अज्यूम कि ये रिजल्टेंट फोर्स है, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज बीइंग नोन एज अ फाई, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। अब यहां से तुम्हें ये इसको क्या बोलते हैं हम जनरली, इसको हम फाई बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि किसके बीच में, रिजल्टेंट के बीच में और नॉर्मल के बीच में। ये चीज हमने कहां पे पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी सिग्मा एन टाउ, और बीच में जब हमने क्या बनाया था, एक रिजल्टेंट बनाया था, तो हमने बोला था कि यहाँ पे जो बीटा है वही हमारा क्या है, वो हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है। और मैंने कहा था फॉर द कोहेजनलेस सॉइल के लिए हम बोलते हैं जो हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, या फिर इंटरनल फ्रिक्शन एंगल के बराबर हो जाएगा। और वही किसके बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज के भी क्या हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। ये चीज कब बताई थी मैंने, ये बताई थी मैंने आपको जब मैं वहां पे पढ़ा रहा था। तो क्या होगा जनरली जब हम सैंड की बात करेंगे, जैसे ही मैं सैंड की बात करता हूं मुझे पता है कि वहां पे जो रेजिस्टेंस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, एक तो देखो फाई की वजह से आ रही है ना, इंटरलॉकिंग की वजह से आ रही है, और सिर्फ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और रफनेस के कारण आ रही है। तो हमने क्या बोला था कि शेयर स्ट्रेंथ जनरली क्या होती है, यानी जो हमारी रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सिग्मा एन और टेन फाई के कारण आ रही है। तो जिसकी फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, इन जनरली जो ड्राई सैंड है ना, ड्राई सैंड के लिए जो फाई की वैल्यू थी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो कितनी रहती है, 30 से लेकर अराउंड 40 डिग्री के बीच में रहती है। इन जनरल जो है हम 35 ही लेते हैं, इन जनरल क्या लेते हैं, 35 डिग्री लेते हैं। अब इसको इस तरह से मत सोचना कि अगर मैं 40 ले लूं फॉर एग्जांपल, ड्राई सैंड के लिए इतनी होती है, और लूज सैंड के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज 25 से लेकर अराउंड 30 के बीच, ठीक है ना, 25 से लेकर 30 के बीच क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा बोल रहे कि जो रिजल्टेंट है वो छोटा हो जाएगा, यानी जो फाई एंगल है वो छोटा हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, तो क्या लूज सैंड में ज्यादा स्टेबल होती है ड्राई सैंड से मुकाबले? नहीं, आप इसको गलत तरीके से देख रहे हो। आप इसको इस तरह से देखोगे ना तो इसे ऐसा बिल्कुल लगेगा आपको कि जैसे जैसे मैं शेयर की तरफ को जा रहा हूं तो यहाँ पे स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं नॉर्मल की तरफ को जा रहा हूं तो वो पार्टिकल्स को दबा रही है। तो क्या हमें इस तरह से सोचना चाहिए? नहीं, हमें इस तरह से नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि फाई की वैल्यू जब मैं बोलूं 40, लेट अस अज्यूम फाई की वैल्यू 40 डिग्री एंगल है, तो जिसकी जो आपको ये पता है कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, tan फाई के। ये चीज तो आपको क्लियर है, वो tan फाई के प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे मैं हाई वैल्यू डालूंगा फाई की, मुझे एक चीज पता है कि शेयर स्ट्रेंथ भी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो जैसे जैसे तुम फाई को बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, फाई के बढ़ने से उसकी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। बिल्कुल सही, उसमें इंटरलॉकिंग बढ़ रही है, रफनेस भी बढ़ रही है। इस फॉर्म में मत देखना लेना इसको कि हम एंगल शेयर की तरफ को जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो सॉइल फेल करेगी। नहीं, आपको किस एंगल में देखना है, यू हैव टू सी इन सच अ वे कि भाई जैसे हमने शेयर को इंक्रीज, जैसे हमने फाई को इंक्रीज किया है उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, मतलब सॉइल क्या हो रही है, स्टेबल होती जा रही है। क्या होती जा रही है, स्टेबल होती जा रही है। और जैसे जैसे फाई की वैल्यू को मैं कम करता जाऊंगा सॉइल क्या हो रही है, लेस स्टेबल देखने को मिल रही है। आपको समझ में आया जो भी चीज मैंने बताई? तो आप क्या बोलोगे कि फाई ड्राई सैंड के लिए 30 से लेकर 40 के बीच की राउंड रहती है वैल्यू, और जब हम बात करते हैं किसकी, लूज सैंड की, तो वो 25 से लेकर 30 तक रहती है। और क्ले में जनरली की नहीं रहती, 0 से लेकर 25 रहती है, और कई बार क्ले में क्या रहती है, 0 भी रहती है। आपने जनरली देखा होगा कि क्ले में जनरली जो हमारी फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं क्ले में। अब दो चीज बता दी मैंने, ड्राई और लूज, ये पता लग गया आपको कैसे आगे क्यों आगे, इंटरनल फ्रिक्शन होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंटरलॉकिंग होती है, फाई ज्यादा होता है किसमें, सैंड में, ड्राई सैंड में ज्यादा होता है। अब क्ले की बात करते हैं कि क्ले में जनरली हो क्या रहा है। अब मैं क्ले के पार्टिकल्स को अगर जो देखूं, लेट अस अज्यूम कि क्ले के अगर जो मैं पार्टिकल को नेचर देखूं, फॉर एग्जांपल क्ले के पार्टिकल का नेचर अगर जो मैं देखूं,
तो जनरली जो भी हमारा क्ले का पार्टिकल है वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है क्या? डेफिनेटली नॉट। वो क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो क्ले का होता है ना, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। और इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन होती है, केमिकल अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसमें क्या आ जाती है? स्ट्रेंथ आती है। इसी के कारण क्या आती है? सॉइल में, क्ले में स्ट्रेंथ आती है, ना कि किसकी वजह से? ना कि फ्रिक्शन के कारण, जनरली स्ट्रेंथ है क्या जो रेजिस्ट करेगा स्लाइडिंग को? तो स्लाइडिंग को रेजिस्ट कौन कर रहा है? उनकी बीच में आने वाली जो इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्टिव फोर्स है वही हमारी क्या करती है? शेयर स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करती है। तो जनरली जब ऐसा केस आता है ना, तो हम बोलते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन तो बिल्कुल नील है, वहां पे फ्रिक्शन क्या है? जनरली नील है, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन यहाँ पे नील कैसे होगी? देखो, जब हम क्ले को देखते हैं ना, अनड्रेन्ड कंडीशन में हम क्ले को देखते हैं, मतलब हमने क्ले ली है ना, मैंने ये क्ले ले ली, छोटी सी क्ले ले ली। अब यू नो वेरी वेल कि क्ले क्या होल्ड करता है? पानी को होल्ड करता है ना। ये चीज मैंने आपको बताई कि क्ले क्या होल्ड करता है? वाटर को होल्ड करता है। और जब मैंने पहले भी चैप्टर में बताया कि फॉर एग्जांपल अनड्रेन कंडीशन है और मैं बहुत छोटे टाइम के लिए देख रहा हूं, बहुत ही छोटे वाले टाइम के लिए देख रहा हूं, तो आपको पता है कि जो पानी है वो बाहर एस्केप आउट होएगा। बताओ कि अगर मैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूं, फॉर अ शॉर्ट टर्म, तो मुझे बताओ क्या पानी एस्केप कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो तो पानी तो नहीं एस्केप होगा। तो वहां पे क्या बिल्टअप होता है? मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई कि वहां पे पोर वाटर प्रेशर क्या करता है? बिल्टअप करता है। तो पोर वाटर प्रेशर जो है वहां पे क्या करेगा? डेवलप करेगा। पिछले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया ऐसा क्यों होता है, कब होता है। किसी को नहीं है पता तो वो जाके उस वीडियोस को पहले देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, जब हमारा पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा तो क्या ग्रेन और ग्रेन के बीच में पानी आएगा? ग्रेन के बीच में पानी, डेफिनेटली ग्रेन और ग्रेन के बीच में पानी आएगा। और पानी अगर जब वो नेचुरली भी होल्ड कर रहा है तो ग्रेन और ग्रेन के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है? यहाँ पे लूज हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट लूज होने से क्या हो गया? अगर जो मैं बात करूं तो अगर जो मैं फाई को देखूं तो फाई जनरली है क्या? फाई है एक तरह का कॉन्टैक्ट। जो हमारा फाई बेसिकली एक तरह की रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक सॉलिड यहाँ पे है, एक सॉलिड यहाँ पे है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटरलॉकिंग होगी? डेफिनेटली नॉट। इसकी रफनेस क्या इसके रफनेस में काम आएगी? डेफिनेटली नॉट। मतलब एक तरह का फाई क्या है? कॉन्टैक्ट प्रेशर है, जिसके कारण क्या हो रही है? हमारी फ्रिक्शन जो है वो डेवलप हो रही है। तो फाई कॉन्टैक्ट प्रेशर है, मतलब जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से आने वाला जो भी हमारे पास फ्रिक्शन है वो डेवलप होता है यहाँ पे। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि आई कैन राइट जो हमारा फाई है वो बेसिकली क्या है? इट इज द शेयर रेजिस्टेंस। ये क्या है? शेयर रेजिस्टेंस है ना। शेयर को रेजिस्ट कर रहा है ड्यू टू पार्टिकल टू पार्टिकल, है ना, पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट, है ना। तो यहां पे कोई कॉन्टैक्ट हो पा रहा है क्या? किसी क्ले में ये कॉन्टैक्ट हो पा रहा है? डेफिनेटली नॉट। यहां पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण रफनेस और जो हमारी फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ आनी थी वो यहां पे नहीं देखने को मिल पा रही है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा केस है कि इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे बताओ जो हमारा इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस है, जो हमारा इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी? पता है ना आपको इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जनरली पार्टिकल से ग्रेन टू ग्रेन का जो हमारा स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज बीइंग नोन एज इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। तो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे होगी ऑलमोस्ट 0 के बराबर। समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, जो हमारी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है कि शेयर इज इक्वल्स टू क्या है? शेयर दैट इज इक्वल्स टू द कोहेजन प्लस सिग्मा एन बार 10 फाई। ये वाला टर्म जनरली क्या हो जाएगा? हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो शेयर स्ट्रेंथ आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगी? यानी अनड्रेन्ड कंडीशन में। इंपॉर्टेंट है ना, अनड्रेन्ड कंडीशन में जहां पे हमने पोर वाटर प्रेशर को डिसिपेट आउट नहीं होने दिया है, उस केस में जो शेयर स्ट्रेंथ आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कोहेजन के कारण आ रही है। दैट इज वाई आप बोलते हो कि जो क्ले में फाई की वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। समझ में आ गया दोनों चीजें जो भी मैंने आपको बताया। अब आपने बोला कि सर फाई की 0 पे वैल्यू आ रही है, लेकिन कई जगह 0 से लेकर 25 भी आपने लिखा है। तो बच्चे 0 से लेकर जब 25 लिखा है तो बताओ क्या होगा? आप ही जानते हो ये चीज कि यहाँ का पानी बाहर निकल रहा है और ग्रेन टू ग्रेन जो हमारा ट्रांसफरिंग होना था वो हो पा रहा है। अब स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हो पा रहा है, इसी कारण 0 से लेकर 25 डिग्री भी एंगल जो है फाई वहां पे देखने को मिलता है।
देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? जब हम ड्रेन कंडीशन, यानी ड्रेन कंडीशन का मतलब क्या है कि पानी को हम बाहर निकलने दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है और अब दोबारा से वही चीज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम मोहर सर्कल में अच्छे से बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि क्ले में फाई की वैल्यू हम जनरली क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है ना, क्ले में हम 0 वैल्यू लेंगे फाई की वैल्यू। और हम कहां पे लेंगे? अगर मैं सिल्ट वगैरह में देखूं तो सिल्ट में सिग्मा एन भी आता है और फाई भी आता है, वहां पे दोनों पॉसिबल है। लेकिन क्ले की बात करूंगा तो फाई वहां पे क्या होगा बताओ? यस, डेफिनेटली वो 0 रहेगा। और सैंड में अगर मैं सी की वैल्यू देखूं तो वो क्या होगा बताओ? डेफिनेटली वो 0 रहेगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं बात करूं सैंड की, अब मैंने ऐसा क्यों किया? आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया कि सी को आपने जो क्ले है, क्ले में आपने फाई की वैल्यू डायरेक्टली 0 ले ली है और सैंड में कोहेजन की वैल्यू 0 ले लिया है। लेकिन हमने तो पढ़ा था ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन जो हमारा सैंड है उसमें भी आपको कोहेजन जो है वो देखने को मिलेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। और क्ले में भी जब हम बात कर रहे हैं ड्रेन्ड कंडीशन की तो उसमें भी हमको देखने को मिलेगी फाई की कोई ना कोई वैल्यू। तो क्या ये जो चीज है क्या ये नेचुरली प्रेजेंट होती है? हमारे को उसके लिए टाइम देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़ता है। पर अभी की सर्टेन कंडीशन में हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं उसकी क्या देखना चाह रहे हैं? शेयर स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं। तो क्या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हम कई सालों बाद देखना चाह रहे हैं? नहीं, हम स्ट्रेंथ अभी देखना चाह रहे हैं उसकी। ये जो स्ट्रेंथ है वो अभी देखना चाह रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो हम नॉर्मली चीजें लेंगे कि सैंड में कोहेजन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि सैंड में कोहेजन नहीं है और क्ले में फाई जो है वो 0 के बराबर है। समझ में आया? अगर दोनों केस देखने हैं तो सिल्ट देख लो, सिल्ट में दोनों आएंगे, सिग्मा एन भी आएगा, मतलब उसमें फाई भी आएगा, कोहेजन भी आएगा। ठीक है, क्लियर कट बात है, फॉरवर्ड बात है। समझ में आया दोनों चीजें? और रिलेटिवली भी इनकी वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। फाई में अगर जो देखा जाए, क्ले में फाई की वैल्यू देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है ना? क्या होती है? वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। और क्ले में भी कैपिलरी एक्शन के कारण जो कोहेजन आता है वो भी क्या होती है? जनरली स्मॉल ही होती है। तो आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो सब कुछ दे दी मैंने। बैकग्राउंड जो भी हमारा चलेगा वो इन्हीं के बेसिस पे चलेगा अब, कि क्ले में हमारा सी और फाई क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, फाई क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है और कोहेजन वहां पे एग्जिस्ट क्यों करता है। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इसको ब्रीफली आपको समझाया जाए तो आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन होगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज द मोहर बाबा ने दिया हुआ सर्कल। ठीक है ना, मोहर सर्कल इसका नाम दिया गया है। और जो मोहर सर्कल है इसका बैकग्राउंड नॉलेज जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है एक तो इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है? ट्राइक्शियल टेस्ट। एक तो क्या है? ट्राइक्शियल हमारा जो टेस्ट रहेगा उसके जितने भी हमारे पैरामीटर्स रहेंगे उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑफ ऑल जो हमारा मोहर सर्कल है वो जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक तो ग्राफिकल मेथड और मोहर कूलम थ्योरी जो है वो आपको मैंने पहले बता दी है कि उन दोनों का नाम साथ में क्यों आता है। और शेयर का जो हमारा ये इक्वेशन रहती है, इस इक्वेशन को जानना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे फाई आएगा, यहाँ पे बीटा मैक्स आएगा, या फिर यहाँ पे कुछ और भी आएगा तो ये थीटा आएगा, आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उन सब चीजों के लिए जो जो हमारी वेरिएशंस रहेगी फॉर द क्ले के लिए, फॉर द सैंड के लिए, वो सब मैंने आपको बता दिए। नाउ जब हम बात करेंगे, अभी के लिए हम किसकी बात करें? अभी हम सिर्फ और सिर्फ सैंड की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सैंड को ही टच किया है। अभी हमने क्ले को टच नहीं किया है, अभी हमने सिल्ट को टच नहीं किया है। तो अभी सिर्फ किसके लिए बात करेंगे? सैंड के लिए बात करेंगे। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि मोहर सर्कल फॉर द सैंड के लिए। लेकिन उससे पहले मोहर सर्कल जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोहर सर्कल की जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोहर सर्कल जो है इट इज अ ग्राफिकल मेथड। क्या है ये? एक तरह का ग्राफिकल मेथड है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि मोहर सर्कल इज अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, ये ना ग्राफिकल मेथड है जिसमें कि क्या होता है, जो स्ट्रेस की कंडीशंस है, स्ट्रेस की कंडीशन कौन कौन सी होगी आपको पता है कि एक तो नॉर्मल है और एक तो हो गया हमारा क्या? शेयर फोर्स। तो एक तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, एक तो हमारा शेयर स्ट्रेस हो गया। तो ये दोनों जो है दीज आर द स्ट्रेस कंडीशंस। क्या है ये? दीज आर द स्ट्रेस कंडीशंस। तो मैंने क्या कहा अभी कि मोहर सर्कल एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें कि स्ट्रेस कंडीशन वो दोनों हो सकती है, नॉर्मल भी शेयर भी, को एक ना सर्कल के फॉर्म में दिखाया जाता है। इस सर्कल के फॉर्म में मुझे ये स्ट्रेस कंडीशंस को दिखाना पड़ेगा। समझ में आया इतना? ठीक है ना। और मेनली ये जो यूज होता है मोहर सर्कल वो किसमें यूज होता है? मेनली जो यूज होता है वो किसमें होता है? एक तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होता है, यानी सोम में होता है, और दूसरा जो है सोम मैकेनिक्स में, सॉइल मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल मेनली ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो चीजें है वो समझने के लिए हमें मोहर सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। फिर इस मोहर सर्कल से हम क्या करेंगे? हम बहुत सारी चीजें जो है इससे लेंगे, जैसे कि किसी भी प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है और जो शेयर स्ट्रेस है वो कितना होगा वो कौन बताएगा? मोहर सर्कल बताएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेजर हो गया या फिर हमारा जो माइनर है वो कैसे निकलता है ये कौन बताएगा? मोहर सर्कल बाबा बताएंगे। क्लियर हो गया। हमारे को किसी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ पता करनी है, वो सॉइल सेफ है या वो अनसेफ है, इसके बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देगा? हमें मोहर सर्कल वो इंफॉर्मेशन देगा। तो सब चीजें क्लियर हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि ग्राफिकल मेथड है। हम जितनी भी स्ट्रेस कंडीशन है उन सबको हम देखते हैं, एक सर्कल के फॉर्म में हम उसे ड्रॉ करते हैं और इन सबको हम देखते हैं। मेनली यूज किसमें होता है? हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉइल मैकेनिक्स में इसका यूज होता है। किसी प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है यानी सिग्मा एन है
नॉर्मल स्ट्रेस जो सिग्मा एन है, या फिर जो शेयर स्ट्रेस है वो कितना होगा, ये चीज कौन बताएगा हमको, मोहर सर्कल बताएगा। क्लियर हो गया। इन जनरल अगर जो मैं बात करूं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या फिर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये कैसे निकलेंगे वो हमें कौन बताएगा, मोहर सर्कल में पता लग जाएगा। फेलियर कंडीशंस के बारे में बताएगा कि शेयर स्ट्रेंथ कब आती है, कब जाएगी, कब सेफ है, कब अनसेफ है, ये चीजें कौन बताता है, मोहर सर्कल बताता है। क्लियर हो गया। जो भी चीज मैंने यहां पे बताई, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको अभी के लिए, बस अभी के लिए तो हमें पढ़ना किसके लिए, अभी के लिए क्ले के लिए पढ़ना है नहीं, अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सैंड के लिए पढ़ना है। तो हम सैंड की ही बात करेंगे यहाँ पे। जब हम सैंड की बात करते हैं ना, सैंड की खास बात क्या है, अगर जो सैंड को देखें तो हम जानते हैं कि सैंड में जो कोहेजन की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली 0 होगी, और इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होगी उसकी अगर जो कोहेजन 0 है तो शेयर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी सिग्मा एन इंटू 10 फाइव के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सी था वो तो 0 है, सैंड में कोहेजन नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो शेयर स्ट्रेंथ की जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। जहां पे हमारा फाइव क्या है, इट इज एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये आप जानते हो, ठीक है ना। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो मैं सैंड को देखूं तो सैंड में जो शेयर स्ट्रेंथ आ रही है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आ रही है, फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रही है, वो फ्रिक्शन के कारण आ रही है शेयर स्ट्रेंथ। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द सैंड। तो मोहर सर्कल में ये कैसे बनता है सैंड के लिए, अगर जब मैं बात करूं, अगर जो मैं सैंड की बात करूं उससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे हम मोहर सर्कल को बनाते कैसे, वो भी एक क्वेश्चन है कि मोहर सर्कल आप बनाओगे कैसे। आपने बोल दिया सैंड के लिए कोहेजन 0 है, दिस फॉर्मूला ये है, आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हो, आपको सिग्मा एन 3 मिलता है, आपको मेजर या माइनर प्रिंसिपल एक्सिस मिलते हैं, या फिर आपको नॉर्मल मिलते हैं, तो ये तो ठीक है सर, ये हम समझ गए ये चीजें, लेकिन आप इसे ड्रॉ कैसे करोगे। और आपने ये क्या लिखा है कि मोहर, फेलियर, एनवेलप और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या लिखा है आपने। तो जब हम मोहर सर्कल की बात करते हैं ना, तो इसको बनाने का तरीका है, क्या है वो तरीका, कि सबसे पहले आपको पता है कि दो एक्सिस होते हैं, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में हमको पता है कि इट्स एक्स एक्सिस और यहां पे क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो उसी तरह से हम सबसे पहले ड्रॉ क्या करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं और यहां पे देखते हैं कि फिर क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इट इज द एक्स एक्सिस, और एक क्या है हमारा, दैट इज द वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूं मोहर सर्कल की, तो मोहर सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नॉर्मल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो ओरिजिन है, यानी जो पॉइंट 0 है, वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, द ओरिजिन। ये क्या है, इट इज द ओरिजिन। आप इसको ओ से रिप्रेजेंट करो, 0 से रिप्रेजेंट करो, इट इज द ओरिजिन। क्लियर हो गई दोनों चीजें। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस क्या हो गया। अगर मैं वाई एक्सिस पे देखूं तो वाई एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, बताओ। डेफिनेटली वो वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 रहेंगे। अगर जब मैं बिल्कुल इसके वर्टिकल लाइन में देखूं तो उसी तरह से जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, यहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज क्या रहेगी, डेफिनेटली वो भी 0 रहेगी। तो आप एक चीज जानते हो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। मैंने आपको तभी वहां पे देखो, मैंने सारी बैकग्राउंड नॉलेज दे दी है ताकि आपको यहां पे कोई दिक्कत ना जाए। मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया, जहां पे शेयर की वैल्यू, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पे शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन कौन से होते हैं, मेजर होता है और माइनर होता है। ये चीज तो आप जानते हो, है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यू नो वेरी वेल कि मेजर को हम सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर को हम सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आप जानते हो। तो मुझे बताओ कि इस पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स कहां पे लेंगे, क्या मैं वो वाई एक्सिस में लूंगा, बताओ। नहीं, मैं वाई एक्सिस में नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि शेयर की वैल्यू वहां पे कुछ है, शेयर की वैल्यू कुछ ना कुछ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता कि क्या है। तो शेयर की वैल्यू कुछ ना कुछ तो इस कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ रहेगी। तो यहां पे वाई एक्सिस का कितना रहेगा, यानी शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, यहां पे एक्स एक्सिस में शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, वो डेफिनेटली अगर जो मैं इसको बिल्कुल सीधी लाइन में देखूं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में देखूं तो यहां पे हमारी शेयर की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि शेयर की वैल्यू जहां पे 0 रहेगी वहीं पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये है कि मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहां एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में एग्जिस्ट करेंगे, जो मैंने बिल्कुल रेड लाइन से खींची है। तो यहां पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एग्जिस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर हो रहा है? अभी बहुत ही सिंपल है, अच्छे से हम आगे समझेंगे। अब मुझे बताओ कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में बड़ी वैल्यू किसकी है, किसकी बड़ी वैल्यू है। तो यू नो वेरी वेल कि जो ओरिजिन के बिल्कुल पास में होगा उसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू जो ओरिजिन से दूर होगा। मान लेते कि ओरिजिन से दूर जो है हमारा ये वाला पॉइंट है, मान लेते बी, और ये वाला पॉइंट जो है वो ए है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहां लिखूंगा और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहां लिखूंगा। डेफिनेटली बिल्कुल सही बोला आपने कि जब ओरिजिन के पास है तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मतलब ही क्या है कि इनकी वैल्यू जो है वो कम है,
इसकी वैल्यू कम है कंपैरेटिवली किससे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से। तो मैं सिग्मा 3 कहां लिखूंगा, हमेशा ओरिजिन के आसपास ही लिखूंगा, यानी सिग्मा 1 हमेशा बड़ा ही रहेगा, यानी वो आगे ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि सिग्मा 1 हमेशा कहां रहेगा, यहां पे रहेगा, यानी सिग्मा 3 हमेशा पीछे रहेगा। तो ये चीज जो है आपको क्लियर होगी कि सिग्मा 3 को आप पीछे लिखोगे और सिग्मा 1 को आप आगे लिखोगे। क्लियर होगी दोनों चीजें। अब नेक्स्ट क्या है कि अभी हम करके हटे हैं कौन सा वाला, फेलियर एट द फेलियर की बात की थी हमने, कि जब हम बात करें किसकी, एट फेलियर पे जो शेयर स्ट्रेस है उस पे जो मेजर और माइनर की वैल्यूज होती है वो क्या होती है, सिग्मा 1 एफ होती है और सिग्मा 3 एफ होती है। लेट अस से, है ना, हमने क्या किया कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब आप बोलोगे सर कैसे वैल्यू पता लगी, मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं, तो हम डिफरेंट वैल्यूज उनको लेते हैं और फिर हम सॉइल को क्या करते हैं, कोई भी सॉइल के एलिमेंट को हम फेल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो फेल हो जाएगा तो मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू आपको दोनों मिल जाएगी एट दी फेलियर के टाइम पे। तो लेट अस कंसीडर कि आपको वो दोनों वैल्यू मिल चुकी है और अब आप उस वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे। अब कैसे पुट करोगे, अब जो सिग्मा 1 है और सिग्मा 3 है, दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेफिनेटली, तो इन दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। लेट अस अज्यूम कि ये अगर जो 50 है तो हमारा सिग्मा 3 सॉरी ये अगर जो 150 है तो सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेट अस अज्यूम कि ये ऐसी कोई वैल्यू थी, उस ऐसी वैल्यू पे हमने इन दोनों की वैल्यू ऐसी वैल्यू थी, इन दोनों की वैल्यूज पे हमने सॉइल को फेल कर दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं फेलियर की, इंपॉर्टेंट है, अभी पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी फेलियर की बात कर रहे हैं। एट द फेलियर के टाइम पे मुझे पता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू एट द फेलियर के टाइम पे मुझे वैल्यू पता है दोनों। तो आपको वैल्यू पता है तो क्या आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, उनको लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपने सिग्मा 3 की वैल्यू जो है वो आपने क्या कर दी, पता लगी, आपने लिख दी। तो आपने बोला कि सिग्मा 3 को मेरे को लिखना है तो मैं कहां लिखूंगा, बिल्कुल 50 है, 50 तो यहां पे आएगी, तो मान लेते हैं कि 50 जो है यहां पे आएगी, तो मैंने क्या कर दिया, सिग्मा 3 एफ जो है यहां पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया दोनों चीजें। अच्छा सिग्मा 1 एफ की वैल्यू भी पता है, तो चलो मान लेते हैं कि सिग्मा 1 एफ की वैल्यू आपने यहां पे लिख दी। समझ में आया दोनों चीजें कि मैंने क्या किया। अब मैं अगर से आपसे पूछूं कि सिग्मा 3 और सिग्मा 1 ये दोनों क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सिग्मा 3 एफ 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 एफ भी लिख देना साथ में, डैश 0 जो है, इन दोनों के क्या है, प्लॉटिंग के लिए हमको इन दोनों की वैल्यूज पता है। समझ में आया दोनों चीजें। तो सिग्मा 3 और सिग्मा एफ किस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। तो अगर जब मैं इसको और भी ज्यादा क्लैरिटी से बनाऊं ताकि आपको अब पता लग जाए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो अब जो है वो इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए, ठीक है ना। अब जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि आपको दोनों वैल्यूज पता लगी, ठीक है ना। इस तरह से आपको दोनों वैल्यूज पता लगी, कौन सी, एक तो मुझे पता लगी क्या, सिग्मा 3 की वैल्यू पता लगी, है ना, सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर की पता लगी, और दूसरी कौन सी लगी है मेरे को, सिग्मा 1 एफ की। क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, इट इज द ओरिजिन, ठीक है ना, इट इज द ओरिजिन। अच्छा तो अब मुझे आप डिस्टेंस तो इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इस डिस्टेंस का क्या वैल्यू होगी बताओ। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक है सिग्मा 1 एफ, यहां से लेकर यहां तक है सिग्मा 3 एफ। अगर मुझे इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी बताओ, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये वैल्यू हो जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है ना। फेलियर वाला अगर देखना चाहे तो फेलियर लिख सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने एफ नहीं लिखा सर, वो नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेलियर के टाइम की बात की जा रही है। लेकिन आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप इजीली निकाल दोगे। तो इन जनरल आप क्या लिखोगे कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 विल बी द, हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। क्लियर हो गया दोनों चीजें। अगर मैं क्या करता हूं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 को हाफ करता हूं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 को हाफ करता हूं, तो मैं यहां पे सेंटर फाइंड आउट कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं एक सेंटर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो लेट अस अज्यूम कि एक सेंटर यहां पे आ गया, ठीक है ना, एक सेंटर यहां पे आ गया, ठीक है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, इट इज द सेंटर सी। अब इसकी डिस्टेंस अगर जो मुझे बतानी है तो मैं जानता हूं कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आई कैन से कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बताओ, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय द 2, ठीक है। और वैसे ही ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 हो जाएगी। समझ में आया आपको दोनों चीजें। अब अगर जो मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक तो मुझे सेंटर चाहिए, एक तो मुझे क्या चाहिए, सेंटर का पॉइंट चाहिए कि सेंटर है कहां पे, दूसरा क्या चाहिए, मुझे रेडियस चाहिए। तो बताओ मुझे यहां पे देख के कि रेडियस आपको पता है क्या, अगर जो मैं कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूं, क्या मुझे सेंटर पता है, हाँ मुझे सेंटर पता है, क्या मुझे रेडियस पता है, हाँ मुझे रेडियस पता है। मतलब सी से लेकर रेडियस बेसिकली है क्या, वो एक फिक्स डिस्टेंस है ना, सेंटर से बाउंड्री तक का जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज बीइंग नोन एज रेडियस। तो ऐसी कौन सा पॉइंट है जो हमारे पास रेडियस है बताओ, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 क्या है हमारे पास, इट इज द रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू आपको पता लगी कि रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, रेडियस, रेडियस जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। क्लियर हो गया, तो रेडियस भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। अब हमारे को क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, बस आपको यही दो चीजें पता लगनी थी, उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आप अगर जी नीडल रखोगे, यहाँ पे पेंसिल रखोगे, एक फिक्स डिस्टेंस यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 यानी रेडियस लोगे, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करते हुए यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। एक सर्कल जो है आपको यहाँ पे इस तरह से सर्कल जो है वो दिखेगा बनता हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपको सर्कल। सिग्मा 3 और सिग्मा 1 को ज्वाइन करते करते हमारे सेंटर के बारे में पता था, सेंटर हमारे पता था, यहाँ पे रेडियस एक फिक्स डिस्टेंस मुझे पता थी, तो इस सर्कल की मैंने क्या बना दी, एक बाउंड्री बना दी। क्लियर हो गया दोनों चीजें। अच्छा, क्वेश्चन तो ये उठता है कि सर आपने सिग्मा 3 ठीक है, आपको सिग्मा 3 पता था, सिग्मा 1 पता था, आपको सेंटर पता था, हमने रेडियस बना दिया, पर वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जो आप ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। देखो बच्चों, जब हम मोहर सर्कल की बात करें तो मोहर सर्कल की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना मोहर सर्कल की। अभी जो मोहर सर्कल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री का हर एक पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, इसका जो हर एक पॉइंट है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, मतलब है। और ये मतलब क्या है, किसी एक प्लेन के ऊपर लगने वाला कोई भी हमारा प्लेन होगा, दिस इज द प्लेन, ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है। तो हर एक प्लेन पे लगने वाला सिग्मा एन और टाओ की कॉम्बिनेशन को ये बता रहा है, सिग्मा एन और टाओ के कॉम्बिनेशन को ये दिखा रहा है। तो हर एक प्लेन के मतलब इसको आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल सोच लो एक मिट्टी का क्या है हमारे पास टुकड़ा है, ठीक है ना। लेट अस, इसको तभी समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं कि एक मिट्टी का आपके पास क्या है, टुकड़ा है। आपने क्या किया, उसको अलग अलग एंगल में काटना शुरू कर दिया, ठीक है ना। आपने अलग अलग एंगल में उसे काटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो आप जानते हो कि हर एक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है और जो शेयर स्ट्रेस है, उन दोनों की वैल्यूज क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। उन्हीं सभी प्लेन्स को, अगर उन्हीं सभी प्लेन के जो स्ट्रेसेस है, इन्हीं सभी प्लेन के जो स्ट्रेसेस है, अगर जो मैं उन्हें ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं तो वो एक सर्कल बनाता है, और बाउंड्री पर हर एक पॉइंट क्या शो कर रहा है, हर एक पॉसिबल प्लेन को दिखा रहा है, हर एक पॉसिबल प्लेन को शो कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, जब भी आपको ऐसा बोलेंगे कि बाउंड्री को जब भी आप देख रहे हो तो वो हर एक पॉसिबल प्लेन के बारे में बता रहा है। लेट अस कंसीडर कि हमने कोई भी प्लेन लिया, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा एन और टाउ की वैल्यूज को वो शो कर रहा है। यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है, वो सिग्मा एन की वैल्यू हमारे सिग्मा 1 एफ है, और सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो सिग्मा 3 एफ है। और जब हम बात करें क्या टाउ की, तो टाउ यहाँ पे क्या है, वो टाउ 0 है। तो डिफरेंट पॉसिबल जो हमारा प्लेन्स बन सकते हैं किसी भी सॉइल के लिए, वो सारे के सारी बाउंड्रीज हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए ग्राफ में, और वही हमें ये रिप्रेजेंट करा है कि कितने पॉसिबल प्लेन उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए हो सकते हैं एट ए डिफरेंट एंगल। अभी एंगल की बात नहीं की है, लेकिन अभी बता दूंगा मैं आगे जाके एंगल की भी बात क्यों की है। तो समझ में आ गया आपको कि ये बाउंड्रीज क्या शो कर रही है, जो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे बनाया है वो क्या शो कर रहा है, ये डिफरेंट प्लेन्स को दिखा रहा है, वो डिफरेंट पॉसिबल प्लेन्स को शो कर रहा है जो कि किसी सॉइल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आया आपको दोनों चीजें। अच्छा, अगर जो मुझे सेंटर का डिस्टेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हो इजीली। यू नो वेरी वेल कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, बताओ। इट इज द सिग्मा 3, ये हम जानते हैं सिग्मा 3 है। और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये भी आप जानते हो। क्या है उस वैल्यू का नंबर, बताओ। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये रेडियस है ना, इट इज द रेडियस। तो ये रेडियस हो गया, तो ये क्या वैल्यू थी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 जो है ये वैल्यू थी। इतना क्लियर हो गया। अगर मुझे ओरिजिन से सेंटर तक की डिस्टेंस को पता करना है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। तो ठीक है, अब इसको अगर जो सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, और 2 ऊपर आ जाएगा तो सिग्मा 3 किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओरिजिन से सेंटर तक। आई कैन से कि ये वैल्यू जो है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 हो जाएगी, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, सिग्मा 3 प्लस दिस, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया तो सिग्मा 3 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 जो है हमारी ओरिजिन से सेंटर तक की डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये चीज तो हमारे को पता है किस तरह से आई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारे को यहाँ पे करना, एक सेकंड में इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे लिख भी देते हैं बाउंड्री से रिलेटेड, कई बच्चों को समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी बाउंड्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बाउंड्री जो है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि बाउंड्री पूरा लिखना, बाउंड्री पर हर एक पॉइंट एक पॉसिबल प्लेन को शो कर रहा है, एक पॉसिबल प्लेन का जो स्ट्रेस है उसको दिखा रहा है, स्ट्रेस को दिखा रहा है। क्लियर हो गया, स्ट्रेस को मतलब दिखाता है, लिख दो, है ना, दिखाता है, ठीक है ना। अब मैंने यहां पे भी लिख दिया तो आपको पता लग जाएगा कि अब क्या है, बाउंड्री का मतलब क्या है, ठीक है।
नाउ अगर ये हर एक पॉसिबल प्लेन के स्ट्रेस की कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, यानी सिग्मा एन और टाउ के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है ना, लेट अस अज्यूम कि एक पॉइंट हमने मान लिया पी वो पॉइंट है, ये हमने वो पॉइंट मान लिया कि ये पी जो है, यहां पे हमने उसे मान लिया कि दिस इज द पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक तरह का पी पॉइंट है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बताओ, यहां से लेकर पी पॉइंट तक, सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यू नो वेरी वेल ये एक रेडियस है, तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इतनी चीज तो हम जानते हैं ना कि ये रेडियस है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द आर। ठीक है, नाउ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने आपसे बात की थी एट द फेलियर प्लेन, या फिर मैं 2D एनालिसिस में भी जब बात की थी, तो आपको पता है कि जो हमारा ऊपर से आने वाला जो है दैट इज द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और यहां पे है जो दैट इज द सिग्मा 3, वो क्या है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये चीज मैंने आपको बताई थी। फेलियर प्लेन की बात अलग करेंगे, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मली 2D एनालिसिस में अगर जब मैंने देखा था तो सिग्मा 1 क्या कर रहा है, इस तरह से किसी भी प्लेन में लग रहा है, सिग्मा 3 किसी भी प्लेन में लग रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, दिस इज द एंगल जो कि आप फेलियर प्लेन का हमारा जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम थीटा बोलते हैं, हम जानते हैं ये चीज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम 2D एनालिसिस में देख रहे थे, यानी नॉर्मली केस में देख रहे थे, तो नॉर्मली केस में हमने क्या बोला था कि मेजर और माइनर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। हमने बोला था ना कि दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है टू ईच अदर। तो सिग्मा 1 जो है वो परपेंडिकुलर है टू द सिग्मा 3, है ना। सिग्मा 1 जो है वो क्या है, बेसिकली सिग्मा 1 और सिग्मा 3 क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है, ऑर्थोगोनल है वो दोनों, है ना। ये चीज मैंने बताई थी। तो सिग्मा 1 90 डिग्री टू द सिग्मा 3, है ना, सिग्मा 3 के। तो ये तो हमने इसमें बोला था 2D एनालिसिस में। लेकिन अगर जो मोहर सर्कल में देखूं तो बताओ मुझे, सिग्मा 1 ये हो गया, सिग्मा 3 ये हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अगर आप इन दोनों के बीच के एंगल की बात करोगे तो वो क्या है, 180 है। इट इज 180, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये 180 है, 180 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोहर सर्कल में सॉरी जो नॉर्मल एनालिसिस है, उस नॉर्मल एनालिसिस में अगर जो कोई एंगल क्या है, थीटा है, तो मोहर सर्कल में वही एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बिकेम 2 थीटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2D एनालिसिस में सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच का एंगल 90 था, तो मोहर सर्कल में वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकेम 180, ठीक है ना। अगर कोई 90 था तो मोहर सर्कल में क्या हो जाएगा, वो मोहर सर्कल में वो बन जाएगा 2 थीटा, मतलब 180 बन जाएगा। क्लियर हो गया दोनों चीजें कि ये दोनों क्या है हमारे पास। दूसरा, अगर जो कोई भी फेलियर प्लेन को मैं देखूं, दिस इज द फेलियर प्लेन, सॉरी फेलियर प्लेन नहीं है ना, ये तो नॉर्मल है। अगर मैं कोई भी प्लेन देखूं, इंक्लाइन प्लेन देखूं या फिर कोई भी प्लेन देखूं मैं, तो मुझे पता है कि मेजर के साथ उसका एंगल क्या है, थीटा है। तो वही थीटा जो मेजर के साथ वही जो हमारा प्लेन है उसका अगर जो मेजर के साथ थीटा एंगल है, तो बताओ मुझे मोहर सर्कल में क्या हो जाएगा वो एंगल, इट विल बिकेम 2 थीटा। ये चीज हमको पता है कि भाई जो एक थीटा है मोहर सर्कल में वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 2 थीटा, है ना। तो वैसे ही ये भी एक कोई प्लेन है, पी जो है वो भी क्या है, एक तरह का प्लेन है, इट इज द पॉसिबल प्लेन ना। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है कि ये भी क्या है, एक तरह का पॉसिबल प्लेन है। जो पी है, पी बेसिकली पी यहाँ पे है क्या, अगर आप पी को देखोगे तो वो एक पॉसिबल प्लेन की जो स्ट्रेसेस की वैल्यू उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेसेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, इट इज अ पॉसिबल प्लेन। तो इस पॉसिबल प्लेन की जो एंगल है फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन सा हो गया यहाँ पे, सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गया। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, क्या मैं यहाँ पे थीटा लिखूं, क्या मैं यहाँ पे 2 थीटा लिखूं, बताओ, या फिर मैं यहां पे थीटा सी लिखूं, या फिर मैं यहां पे 2 थीटा सी लिखूं, बताओ क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, इन दोनों में से मैं क्या लिखूं। तो डेफिनेटली जब आप ध्यान से देखोगे, आप एक चीज जानते हो कि सिग्मा 1 जो है वो एट द टाइम ऑफ द फेलियर है, और सिग्मा 3 जो है वो भी एट द टाइम ऑफ द फेलियर है। तो यहां पे जो थीटा आएगा या 2 थीटा आएगा वो नहीं आएगा, यहां पे थीटा सी और 2 थीटा सी आएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज जो हमारा थीटा सी है वो क्या है, इट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन। तो हमारे पास जब हम फेलियर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो एंगल भी आएगा वो क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन आएगा। तो यहां पे जो थीटा सी होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा सी विल बी दिस, ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन का इस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ जो एंगल है वो 2 थीटा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा सी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों 2 थीटा सी क्यों आया, क्योंकि 2 थीटा सी इसलिए आया बिकॉज ये एक तरह का फेलियर प्लेन है। और फेलियर प्लेन क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 फेलियर है और सिग्मा 3 भी फेलियर है, यानी हम स्ट्रेसेस को फेलियर के टाइम पे देख रहे हैं। तो हमारा जो थीटा भी बनेगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के साथ वो क्या बनेगा, थीटा सी बनेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फेलियर प्लेन हो जाएगा। कंसीडर हो गया, समझ में आ गया जो भी चीज मैंने यहां पे बताई। अगर जो मैं रिवैम्प करूं सारी की सारी इंफॉर्मेशन, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास सिग्मा 3 और सिग्मा 1 दोनों है, सेंटर की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू पता है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो बाउंड्रीज है क्या शो कर रही है, हमारे पॉसिबल प्लेन पे आने वाली जो स्ट्रेसेस है उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने बोला कि सेंटर से लेकर अगर पी की मैं कोई वैल्यू देखूं, कोई अगर जो एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो वो क्या हो जाएगी, वो रेडियस हो जाएगी। यू नो वेरी वेल कि सेंटर से जो बाउंड्रीज तक का जो डिस्टेंस होता है, जो फिक्स डिस्टेंस होता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस की वैल्यू वी नो वेरी वेल, रेडियस की वैल्यू क्या है, इट इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 हो गया। किस तरह से आया, वी नो कि सिग्मा 3 और सिग्मा 1 की दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 होगा।
और जब सेंटर से लेकर हम सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 3 तक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस होएगा। तो रेडियस जब मुझे मिल गया, सेंटर मुझे मिल गया, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। सर्कल जैसे ही ड्रॉ किया, फिर डिस्टेंस मेरे को सब कुछ पता है, तो बस वहीं से हमारे को सारी चीजें आ गई। फिर हमने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो हमने बोला कि मोहर सर्कल में जब मैं सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो वो 180 आ रही है। लेकिन नॉर्मल एनालिसिस में क्या था कि सिग्मा 1 यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। लेकिन मोहर सर्कल में वही कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर थीटा है नॉर्मल एनालिसिस में तो 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, मोहर सर्कल में हो जाएगा। 90 है 180 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोनों चीजें। वैसे ही मैंने बोला कि कोई भी हमारे पास अगर जो फेलियर प्लेन आता है तो फेलियर प्लेन का एंगल विद सिग्मा 1 एफ के साथ अगर कोई एंगल बनाऊंगा तो वो क्या होगा, थीटा सी होगा। वो थीटा नहीं होगा क्योंकि वो प्लेन क्या है, वो प्लेन है फेलियर प्लेन। ये क्या एक्ट करेगा, एज अ फेलियर प्लेन एक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे साइड जो है एक दूसरे को स्लाइड करने में बिल्कुल कामयाब हो जाएगी और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये चीजें आपको मैंने पहले ही बता रखी है। ठीक है ना, तो यू नो वेरी वेल कि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस हो गया। तो अगर जो मैं यहां से दोनों की वैल्यूज निकालूं, अगर जो मैं ये मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारा बाउंड्रीज है ये कॉम्बिनेशन है किसका, सिग्मा एन का भी और टाउ का भी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो सिग्मा एन की वैल्यू आएगी इससे, इस पॉइंट की, एक सिग्मा एन की वैल्यू आएगी और एक आएगी हमारे पास टाउ की वैल्यू। कॉम्बिनेशन है ना ये प्लेन पे। आपको पता है कि जो हमारा इंक्लाइन प्लेन होता है उस इंक्लाइन प्लेन में दोनों आते हैं, सिग्मा एन भी आता है, टाउ भी आता है। हॉरिजॉन्टल में सिग्मा एन आएगा, टाउ नहीं आएगा। वर्टिकल में सिग्मा एन आएगा, सॉरी टाउ आएगा, सिग्मा एन नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्ट्रेसेस, सिग्मा एन एंड द क्या, शेयर स्ट्रेस। तो वैसे ही अगर मैं पी पॉइंट की दोनों की वैल्यूज निकालना चाहूं तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं, बताओ। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, मुझे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है दोनों में और इनकी जो भी वैल्यूज आएगी बस उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो ये इसको मैं डॉटेड से शो कर देता हूं, राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे को दोनों वैल्यूज आ गई। तो सिग्मा एन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिग्मा एन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, सिग्मा एन की यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, टाउ की एक वैल्यू आएगी, तो टाउ की भी एक वैल्यू आ रही है। तो इस पी पॉइंट की टाउ की भी कोई वैल्यू है और सिग्मा एन की भी कोई वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। लेट अस अज्यूम कि ये आर है, बताओ ये आर है और ये 2 थीटा सी है ना, 2 थीटा सी है। तो बताओ मुझे ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस अगर पता लगी तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। दोनों डिस्टेंस बताओ मुझे। तो जब तो ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ये वाला पॉइंट सी से लेकर सिग्मा एन तक, तो सबसे पहले क्या है कि ओरिजिन से लेकर ये वाला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक क्या है, सिग्मा एन की वैल्यू। ठीक है ना, 0 से लेकर यानी ओरिजिन से लेकर सी पॉइंट तक की वैल्यू हमको पता है, इट इज द सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ठीक है, ये चीज हमको पता है। अगर मैं यहां पे देखूं, ये आर है और ये कितना है, 2 थीटा बाय सी है ना, ये आर है और ये क्या है, 2 थीटा बाय सी है। सो आर 2 थीटा बाय सी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इट विल बी आर कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा, सी लगाना है सी लगा लो, नहीं लगाना मत लगाना। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है आप पे। ये कितना हो गया, आर कॉस 2 थीटा हो गया। सेकंड ऑफ ऑल अगर मैं शेयर की बात करूं तो ये क्या है, दिस इज द शेयर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये आर कॉस 2 थीटा है तो ये इट विल बिकेम आर साइन 2 थीटा। समझ में आया दोनों। ठीक है, तो अगर जो मैं सिग्मा इन की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सिग्मा इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो ये ओ से लेकर 0 तक की वैल्यू कितनी है, वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आर कॉस 2 थीटा, और आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज द सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि सिग्मा एन की अगर जी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 के बराबर हो जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा आर क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 और साथ में क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यूज आपने पहले कभी देखी है, जब हमने 2D एनालिसिस किया था तो ये सारी वैल्यूज जो है मैंने आपको पहले बता दी थी कि सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा सी। अच्छा, वो जो हमारा वो है द रेडियस है, रेडियस कितना है, दैट इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा। बाकी तो सब सेम है ना। तो यहाँ पे वैल्यू भी आपको पता लगी, थीटा सी लिखा है यहाँ पे, थीटा सी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अगर जो थीटा सी लिखा है तो थीटा सी समझ लो। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि थीटा सी है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, थीटा सी लेंगे, तो यहाँ पे भी थीटा सी लिख दोगे, बस सिंपल सी बात है। सिग्मा एन की वैल्यू आपको पता लगी। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पी को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट पी, और इसको मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूं तो बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। ये क्या है, इट इज द सिग्मा एन, ये क्या है, ये टाउ है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, इट विल बी अंडर रिजल्टेंट हो जाएगा, वो क्या है, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा एन प्लस टाउ का स्क्वायर कहां से निकाला था हमने, तो रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं ये इस एंगल की, तो मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, बीटा है। तो ये एंगल अगर जो बीटा है तो बताओ मुझे कि tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू टाउ बाय सिग्मा एन, है ना।
y बाय एक्स ना, तो टाउ बाय सिग्मा इन क्या हो जाएगा हमारे पास, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज tan इनवर्स टाउ बाय सिग्मा इन। तो ये वाली वैल्यू मैंने पहले लिखाई है आपको, द एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है ना, ये चीज यहाँ पे मिल गई tan इनवर्स टाउ बाय सिग्मा इन। क्लियर हो गया दोनों चीजें जो भी मैंने यहाँ पे बताया। अब कौन सा बच गया हमारे पास, शेयर। हमने शेयर निकाल दिया, शेयर की वैल्यू कितनी है, द शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू r sin 2 थीटा हमने निकाल दिया है। r की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 और साथ में मल्टीप्लाई क्या है sin 2 थीटा। तो क्या शेयर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी थी, डेफिनेटली हमने शेयर की वैल्यू पहले ही निकाल दी थी, लेकिन लिखी अब है, समझा अब सब है कहां से आता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 sin 2 थीटा। थीटा से लिखना है थीटा से लिख दो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो। तो सारी वैल्यूज किस तरह से निकली आपको पता लग गया कि हमने एक पॉइंट पी लिया, हमने उस पॉइंट को ऑरिजिन से कनेक्ट किया, फिर हमने अगर रिजल्टेंट निकाला तो हमें रिजल्टेंट पता लग गया। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है सिग्मा एन है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, दैट इज द टाउ। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको वैल्यूज पता लगी। जब मैं सिग्मा एन स्क्वायर की बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं, हमारी सिग्मा एन स्क्वायर की या फिर टाउ की बात कर रहा हूं, तो ये बाउंड्रीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ये मैंने आपको बता दिया। ये वैल्यूज कहां से आई, फॉर द किसके लिए कर रहे हैं हम, एक तो फेलियर प्लेन के लिए कर रहे हैं और दूसरा किसके लिए कर रहे हैं, सैंड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इतना क्लियर हो गया हमारे को जो भी मैं आपको यहां पे बता रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बताना चाहता हूं कि जब हम मोहर सर्कल को देखते हैं तो मोहर सर्कल में बेसिकली टाउ मैक्स अगर मैं बताऊं तो टाउ मैक्स कहां पे लाया करता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जो हमारी सॉइल है वो फेल कहां पे करती है, बताओ। इतनी चीज तो पता हो जानी चाहिए अभी तक। अगर जब मैं बात करूं, किसकी बात करूं, हमारी सॉइल के फेलियर क्राइटेरिया की, तो बताओ कहां पे सॉइल हमारी फेल करेगी। चलो वो छोड़ो, आप ये बताओ कि हमारी सॉइल जो है वो फेल कहां पे करती है, हमारी सॉइल जो है वो फेल कहां पे करती है। डेफिनेटली सॉइल हमारी फेल कहां पे करती है, क्या हमारी सॉइल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए जो टाउ मैक्स की वैल्यू है वो कहां पे लाया करेगी, क्या वो यहां पे लाया करेगी, क्या वो यहां पे लाया करेगी, क्या वो यहां पे लाया करेगी। इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए वो कहां पे लाया करेगी, वो दो ही जगह पे लाया कर सकती है, एक तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे करेगी और एक तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे करेगी, यानी इस पॉइंट पे करेगी। तो यहां पे माइनस टाउ मैक्स हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टाउ मैक्स हो जाएगा। तो क्या सॉइल हमारी टाउ मैक्स पे फेल करती है, बताओ। मैंने वही चीज आपको पहले भी बताई कि जो हमारी सॉइल है वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी यूनिक कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलर नहीं यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेसेस के यूनिक कॉम्बिनेशन पे ही क्या करती है, वो फेल करती है। जैसे कि मैंने बताया कि एक फेलियर प्लेन जो है वो फेलियर प्लेन कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू सिग्मा एन की भी कंसिस्ट करेगा, वो शेयर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू कंसिस्ट करेगा। तो टाउ हमारी जो सॉइल है वो फेल कहां पे करती है, वो एक पर्टिकुलर शेयर पे फेल करती है जिसको हम एफ बोलते हैं, टाउ एफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज टाउ एफ क्या है, पहला एफ किसके लिए यूज होता है, एट द टाइम ऑफ द फेलियर के लिए यूज होता है, और दूसरा एफ किसके लिए यूज होता है, ऑन द फेलियर प्लेन के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया। तो टाउ मैक्स पे कभी भी सॉइल हमारी फेल नहीं करती है, हमारी जो सॉइल है वो कभी भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ वाले प्लेन पर फेल नहीं करती है। सॉइल एक्चुअली उस प्लेन पर फेल करती है जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मोहर सर्कल में मोहर कूलम फेलियर बोलते हैं, मोहर कूलम फेलियर बोलते हैं, फेलियर एनवलप बोलते हैं, फेलियर एनवलप बोलते हैं। तो ये मोहर कॉलम फेलियर एनवलप जनरली कहां पे देखने को मिलेगा, हमको ये मोहर सर्कल में देखने को मिलेगा। मोहर है ना तो इसका नाम, तो हम इसको मोहर फेलियर एनवलप भी बोलते हैं या फिर मोहर कॉलम फेलियर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो हमारा फेलियर का क्राइटेरिया है मोहर सर्कल में, वो कहां से पता चलेगा हमको, वो कहां से पता चलेगा। तो इसका क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है ना, पहले मैं वो प्रोसेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको मोहर सर्कल फेलियर या फिर जो मोहर कूलम फेलियर एनवलप है उसको बनाना क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो